राणा साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में बड़े फैसले क्या होंगे और उन फैसलों के असरात पाकिस्तानी मईशत के ऊपर क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यहाँ से दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं कि पूरी कौम की नज़रें इस वक्त जो है ना वो हमारे सिपा सलार पे हैं और पूरी कौम ये चाहती है कि जो वो ऐलान कर रहे हैं, जिस तरह ऑपरेशन शुरू हो गया, जिस तरह बहुत बड़े लोगों के ऊपर गिरफ्त जो है वो उनके ऊपर सख्त हो रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान में अचानक डॉलर तेज़ी से नीचे आना शुरू हो गया, पाकिस्तान में सोने की कीमत कम होना शुरू हो गई, पाकिस्तान में उन कुंडा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई, पाकिस्तान में स्मगलिंग माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई। तो इससे पूरी कौम की नज़रें ये जो है ना वो अपने सिपा सलार पे हैं कि हमारे सिपा सलार जो है वो अपने जिस तेज़ी से काम कर रहे हैं, अगर इसी तेज़ी से काम होता रहा तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने यासर, अगर आप गौर करें ना, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इंतहाई धोखा दिया। ज़रा पिछले 1.5 साल में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान की वो तमाम सियासी जमातें जो अपने आप को अरस्तू कहती थी, जिनका जो पाकिस्तान की सियासत में अपने आप को कहती थी हमसे बेहतर है कोई नहीं, हम ही मुल्क की कौम की तकदीर बदल देंगे, उन्होंने तकदीर बदल दी। लेकिन किसकी? अपनी। उन्होंने तकदीर बदल दी अपने उन तमाम लोगों की जो उनके साथ थे। उन्होंने तकदीर तब्दील बदल दी उन तमाम लोगों की जो हुकूमत के अंदर हुकूमत में अहम ओहदों पर बैठे थे, लेकिन इस कौम की तकदीर के साथ वो खेल के, इस कौम की तकदीर को बर्बाद करके, इस कौम के साथ एक घनौना खेल खेल के, इस कौम को महंगाई का तोहफा देंगे, इस कौम के साथ वो खेल खेला उन्होंने जिसके मतलब बात करते हुए भी हर शख्स लर्स जाता है। और उसके बाद वो कोई जाके ठंडे कमरों में बैठ गया, कोई पाकिस्तान से बाहर चला गया, किसी ने किसी के ऊपर सख्ता तारी हो गया, किसी ने अपनी मर्जी कमाया। आज एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी हो रही है। मौलाना फजल रहमान जो है वो पीपल्स पार्टी पर, पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान पर, शहबाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान से बाहर हैं। आज उन्होंने कहा जी मेरी तमाम रिपोर्टें दुरुस्त आई हैं, मैं वापस आ जाऊँगा। लेकिन सवाल यह है कि उनके दौरे हुकूमत में स्मगलिंग किस तरह हुई, उनके दौरे हुकूमत में स्मगलिंग करने वाले कौन थे, उनके दौरे हुकूमत में कब्जा माफिया इतना मुतहरक क्यों था, सारी बातें पता थी राणा साहब। कायमा कमेटी बराए खजाना के अंदर बारहा ये बातें होती रही हैं कि कौन कौन से बॉर्डर से डॉलर स्मगल होता रहा है, रोजाना की बुनियाद पे फिगर्स भी आते रहे, लेकिन उस पे एक्शन नहीं होता। साहब मैं वही कह रहा हूं, सारा कुछ पता था ना। तो फिर मैं हमारी पूरी कौम की ये उम्मीद भी है, पूरी कौम की ये दरख्वास्त भी है कि अपने सिपा सलार से कि तमाम सियासतदानों को जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क से घिनौना खेल खेला, जिन्होंने इस मुल्क की माशियत को तबाह किया, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की सनत को ख़त्म करने की कोशिश की, जिन्होंने डॉलर स्मगलर किया, जिन्होंने डॉलर महंगा किया, जिन्होंने पाकिस्तान की सरमायाकारों को, पाकिस्तान के सनतकारों को, पाकिस्तान के मजदूरों को, पाकिस्तान के तुलबा को, पाकिस्तान के ताजरों को जिन्होंने बिल्कुल बेबस कर दिया, उन सबको सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्यों ना मिले? जुम्मेदार वो हैं, जुम्मेदारी उन पर आयद होती है, लूट कर वो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो मौजूदा महीना जा रहा है, इसमें बिजली के बिल किसी और ने नहीं, उन लोगों की वजह से हैं। जब उन लोगों ने ऐसे घिनौने खेल खेले हैं, हाँ एक काम जरूर किया उन्होंने कहा था कि हम वो काम करके कर रहे हैं जो किसी ने नहीं किया। हाँ वो उन्होंने किया काम, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने अपने मुकदमात ख़त्म किए। हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हर वो काम किया जिस पे उनकी ज़ात को फ़ायदा था। वो पाकिस्तान में बतौर मेहमान आए थे। बतौर मेहमान आने के बाद क्या हुआ यासर साहब? कौन किस हुकूमत ख़त्म होने के बाद देखे ना, पगड़ियों की जगह टोपियाँ आ गई। मैं माज़रत से कहता हूँ, अब हुकूमत ख़त्म होने के बाद देखे ना कौन कहाँ चला गया, किसको किस मुल्क की सैर याद आ गई, पाकिस्तान की मौशियत को भूल गए, पाकिस्तान के अवाम को छोड़ के चले गए। आखिरकार पाकिस्तान की अवाम का दर्द तो एक शख्स ने संभाला ना। वो शख्स जो है वो मैदान में आया, उसने फैसले किए, उसने ट्रेडर्स से मिले, उसने मुख्तलिफ लोगों से मिले। तो मैं तो कहता हूँ कि पहली सज़ा जो है ना उन तमाम सियासतदानों को मिलनी चाहिए जो सियासत को कारोबार समझते हैं, इबादत नहीं, जो सियासत को कारोबार समझते हैं, सियासत में लूटमार चाहते हैं, जिनका असल वतन कोई और है। पाकिस्तान में सिर्फ वो 4 या 5 साल दौरे पे आते हैं जब इक़्तिदार का वक्त होता है। आप इस बात से अग्री करते हैं ये जो क्रैकडाउन हो रहा है ये वक्ती तौर पे नहीं होना चाहिए, कुली तौर पे होना चाहिए। अगर कोई पकड़ा जाए तो उसकी जो पुष्टपनाही कर रहा है फिर उसे पकड़ें, फिर उससे पूछें कि तुम्हारे ऊपर किसका हाथ था, फिर उससे पकड़ें और पैसा निकलवाएं। मैं कह रहा हूँ क्रैकडाउन जो हो रहा है बेहतरीन क्रैकडाउन है। हम इस क्रैकडाउन के मुकम्मल हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। जो इसमें पकड़ा जाए, जो उसका सहूलतकार हो, जो उसका सरप्रस्त हो,
कोई ट्रायल नहीं होना चाहिए, सरेआम उनको सजा दें, ओपन कोर्ट लगाएं, और वो कोर्ट ओपन लगाएं जिसमें आम आदमी को भी पता चले, इनके चेहरे सामने आए, इनके चेहरे वाजे हों कि किस शख्स ने कितना लूटा, किसकी वजारत में क्या अनवानी हुई, किसने कहां पे पैसा छुपा रखा है, किस मुल्क में कितने कितने घर हैं। गरीब का बच्चा आम स्कूल में नहीं पढ़ रहा, गरीब का बच्चा भूख से मर जाता है। लोग जो हैं लाइनों में लग के आटा लेने के लिए कई कई घंटे खड़े रहते हैं, और इनके बच्चे पाकिस्तान से बाहर पढ़े, इनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़े जिनके मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, और पाकिस्तान का सरमाया हो, किसी के बाप का सरमाया नहीं है, इनके अपना सरमाया नहीं है, ये आपका मेरा टैक्स दिया हुआ है, इस कौम का जो टैक्स था वो खा गया ये। अब इन सबको अब एहतसाब तो होना चाहिए और आर्मी चीफ साहब को सख्त तरीन एहतसाब करना चाहिए। चलें इसी पे मजीद बात भी कर लेते हैं। वो लोग जो इसमें मईशत में रीढ़ की हड्डी गिरदाने जाते हैं, बड़े बड़े कारोबार करते हैं, और उनके मशवरे जो हैं उनके ऊपर अगर अमल दरामद हो तो बहुत से मामला बेहतर भी हो जाते हैं। उनसे भी मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों में क्या यकीन दहानियां करवाई गई या किन उमूर के ऊपर बहस हुई। हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं LCCI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जफर महमूद चौधरी साहब। चौधरी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। चौधरी साहब, अगर देखा जाए पिछले कुछ दिनों से हमें यह मालूम पड़ रहा है कि इब्तदाई तौर पे पाकिस्तान के अंदर 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी आएगी, मजमूई तौर पे 200 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी पे बात हो रही है, रेकोडेक के ऊपर बात हो रही है, सऊदी अरब से सरमायाकारी आने की बात हो रही है। आप उन मुलाकातों में मौजूद रहे हैं जिन मुलाकातों में तमाम तर रोड मैप मुतय्यन किया गया, स्ट्रक्चर बताया गया, उस काउंसिल की मीटिंग्स के अंदर भी आप मौजूद रहे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जामे प्लानिंग इस वक्त है क्या और उसकी एग्जीक्यूशन के लिए कितना अरसा दरकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बहुत शुक्रिया जी यासर भाई। बिस्मिल्लाह इस बात से करते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह 76 साल के बाद इस वक्त पाकिस्तान में इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया गया कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उसको भी फ़ैसलों के अंदर शामिल किया जाए, और उनके अंदर जो ब्लैक शीप्स हैं उनको अलहदा किया जाए, और जो मुल्क की खिदमत करने वाले 19% इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान का तकरीबन 70% रेवेन्यू दे रही है, उसको उस दायरे में लाया जाए जिसमें फ़ैसले किए जाएँ, जिससे पाकिस्तान की मईशत का जो विशियस सर्कल है वो चलाया जाए। उसमें अभी आप सबको ये मेरा ख्याल है कि इतना माजी में जाने की ज़रूरत नहीं है कि जी किस तरह ये जो कौंसल वो वजूद में आई। चूँकि ट्रस्ट का एक कंसर था, जो इंटरनेशनल या GCC के कंट्रीज़ थे वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में बड़ा हेजिटेट फील कर रहे थे कि जी उनको ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि जो हुकूमत जाएगी उसके बाद जो हुकूमत आएगी उसकी क्या पॉलिसी और प्लानिंग्स होंगी, और वो किस तरह उनको ट्रीट करेंगे, और उनको क्या उसके ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट की क्या डायरेक्शन होगी और क्या हाल होगा। तो उन्होंने अपनी ट्रस्ट के लिए कहा कि जी हमें फोर्सेस की गारंटी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये गारंटी फिर दी गई और उसकी काउंसिल बना के उसमें चीफ साहब को शामिल किया गया। तो उसमें आप हमें दाद देंगे कि हमने बगैर किसी ट्रस्ट, बगैर किसी गारंटी के 76 साल इस मुल्क की खिदमत की, और हमने किसी की गारंटी नहीं मांगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको चंद बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के लिए गारंटियाँ देनी पड़ रही हैं। तो अगर आप कभी हमें गारंटी दे के देखते तो आपको पता चलता कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी किस तरह इस मुल्क के साथ खड़ी होती है। आज भी अगर स्टेक होल्डर्स को साथ में शामिल किया जाए तो तभी जाके आप सही फ़ैसले कर पाएंगे और सही जगह पे पहुंच सकेंगे। तो चीफ साहब ने स्टेक होल्डर्स को इत्माद में लिया, फिर उन्होंने उसकी कंटिन्यूटी में जो है ना 2-3 दिन के अंदर अंदर एक मीटिंग अरेंज की, जिसमें जो कौंसल के जो अगराज़ व मकासद थे, जो कौंसल का सारा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि बड़ा होमवर्क किया हुआ था। जो DG साहब हैं उन्होंने, फिर उनकी टीम में जो एग्रीकल्चर के लिए जनरल शाहिद साहब थे उन्होंने हमें बताया कि जी क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे फोकस करना चाहिए। तो मैं उसमें सिर्फ 2 चीज़ों को हाईलाइट करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है मेरी रिक्वेस्ट के स्टेक होल्डर्स को उस काउंसिल में एटलीस्ट प्रपोजल कमेटी बना के उसमें शामिल किया जाए, ताकि ग्रास रूट लेवल से आपको जो फीडबैक आएगा, कि आपको जो एक स्ट्रक्चर बनाने का एक प्रोसीजर आपके सामने आएगा कि जी किन चीज़ों पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो वो आपको वहाँ से मिलेगा।